अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो ये टॉपिक हमारे पास 4.1.1 डेवलपमेंट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ए पीरियोडिक सिग्नल। तो हम इसमें मैथमेटिकल फॉर्म डेवलप करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन की किसी भी ए पीरियोडिक सिग्नल के लिए, एक जनरल के लिए। तो कल जो हमने काम थोड़ा बहुत किया था वो एक्चुअली इसी से रिलेटेड था और इसके स्टार्ट हो गया था ये टॉपिक, लेकिन फॉर्मली हमने नहीं किया था, इनफॉर्मली उसके पे बातचीत की थी। तो हमने देखा था कि हमारे पास उसी को थोड़ा सा लेकर चलते हैं जो हमने कल किया था कि एक जो स्केयर वेव है, ठीक है, जब उस स्केयर वेव का हमने टाइम पीरियड एक्सटेंड किया था तो स्केयर वेव बन जाती है, फिर उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर पल्स। ठीक है, तो हमने टाइम पीरियड इतना एक्सटेंड कर दिया था कि वो ए पीरियोडिक सिग्नल बन गया था। ए पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है? जो रिपीट नहीं हो रहा होता। तो जब आप टाइम पीरियड बिल्कुल स्ट्रेच कर देंगे तो फिर ऑब्वियसली वो लगेगा ऐसे ही कि वो रिपीट नहीं हो रहा, तो ए पीरियोडिक के करीब पहुंच जाएगा। ठीक है, और हमने देखा था कि कैसे जो उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट थे टी के साथ मल्टीप्लाई होकर, और जब हमने इस एक्सेस को ओमेगा इक्वल टू के ओमेगा नॉट चेंज कर दिया था तो कैसे उसके जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट थे वो एक एनवेलप बना रहे थे। और हमने कहा था एंड पर, ये शायद रह गई थी ये बात, कि वो जो एनवेलप है वो बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा जो ए पीरियोडिक सिग्नल होगा इस फॉर्म का। यानी कि आपने फोरियर सीरीज कोफिशिएंट लिए पीरियोडिक सिग्नल के, जो स्क्वायर वेव जैसे पीरियोडिक सिग्नल था, आपने उसका पीरियड स्ट्रेच किया तो ए पीरियोडिक में चेंज हो गया। और इस ए पीरियोडिक के जिस स्ट्रेचिंग के दौरान उस ए पीरियोडिक सिग्नल के जो चीज़ बनी वो कन्वोल्यूशन, वो उसका एनवेलप बन गया। ठीक है, तो जब उसका एनवेलप आया तो उस एनवेलप वो जो एनवेलप है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म बन गया आपके ए पीरियोडिक सिग्नल का। फोरियर सीरीज कोफिशिएंट फोरियर ट्रांसफॉर्म में चेंज हो गए ए पीरियोडिक सिग्नल के। ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात जो आप शायद जहन में ना आ सकी हो आपके, वो ये है कि वो तो स्केयर वेव थी तो उसका वो एनवेलप बना था। एक बात जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं कर सके थे या पॉइंट नहीं उठाया था, वो ये था कि जो एनवेलप आया था इस सिग्नल का, ठीक है, जब आपने पीरियोडिक से ए पीरियोडिक में कन्वर्ट किया था, वो एनवेलप कुछ इस तरह का था। ठीक है, ये एनवेलप सिर्फ आ रहा रेक्टेंगुलर पल्स के लिए। ठीक है ना, तो जो स्क्वायर वेव का ए पीरियोडिक वर्जन है उसको रेक्टेंगुलर पल्स कहते हैं दूसरी ज़बान में। ठीक है ना, मैं उसकी जो फ्रीक्वेंट टर्मिनोलॉजी है उसमें, तो जो एनवेलप आ रहा था, ठीक है, वो सिर्फ उस रेक्टेंगुलर पल्स का आ रहा था। अगर आपका सिग्नल चेंज होगा ए पीरियोडिक, उसकी शेप चेंज होगी तो उसका एनवेलप, उसका ये वाला सिग्नल डिफरेंट आएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक तो ये एनवेलप वाली बात होगी। एक मैं दो चीज़ें और क्लियर करना चाहता हूँ कि वो सैंपल्स जो है वो आपस में इकट्ठे क्यों हो रहे थे जैसे जैसे टी बढ़ रहा था। ठीक है, तो उसके लिए आप इमेजिन करें कि आपने जो बार ग्राफ बनाया हुआ था ओमेगा से पहले, सिर्फ के का, के ओमेगा नॉट का नहीं, सिर्फ जब आपने के का बार ग्राफ बनाया हुआ था, ठीक है, वो आपके पास ए के, ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर फिर ये एक बीच में गैप था, ये मैं सबसे पहले वाले का बना रहा हूँ, जिसमें था आपके पास ओमेगा इक्वल टू, सॉरी, जिसमें टी इक्वल टू 4t1 था। लेकिन उससे कोई खास हमें लेना देना नहीं, हमें पता है कि ये कंप्रेस होगा, लेकिन मैं सिर्फ उस कंप्रेस की आपको समझा रहा हूँ कि वो कंप्रेस कैसे हो रहा है। तो जब के था तो ये 1 था, ठीक है, सॉरी ये 0 था, ये 1 -1, ये -2 और ये 2, ठीक है, और 3 और -3। तो आपके ये के रिस्पेक्ट से आपने ये वैल्यूज प्लॉट की थी। जो भी एम्पलीट्यूड आ रहे थे वो हमने देखा था कि टी ए के की वजह से आपके जितने भी T8 T1 हो, T16 T1 हो, उनके एम्पलीट्यूड तकरीबन तकरीबन सेम हो जाते थे। सिर्फ मसला आता था कि वो सैंपल स्प्रेड होते थे कुछ, और बाद में सैंपल्स बीच में आना शुरू हो जाते थे। तो जब आप के को चेंज कर रहे हैं ओमेगा में, विच यू आर कॉलिंग ओमेगा नॉट, इसका मतलब है ओमेगा का तो मतलब है कि ये फ्रिक्वेंसी होती है, यानी कि इसकी यूनिट्स रेडियन पर सेकंड होनी चाहिए। हालांकि अभी तक ये एक्सेस के था और ये जो वैल्यूज थी ये सारी के की थी, तो के ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई करने से ये कैसे ओमेगा में चेंज हो गया। तो पहले तो ये देखें कि ओमेगा नॉट होगा क्या। ठीक है ना, ओमेगा नॉट होगा 2 पाई/कैपिटल टी, जो ओरिजिनल सिग्नल था पीरियोडिक, उसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल होगी। ठीक है ना, तो जब आप के, और ये जो के ऊपर ये चीज़ें आ रही हैं, ये क्या बता रही हैं कि जो ज़ीरो है ये किस फ्रीक्वेंसी का डीसी वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है। फिर ये 1 और -1 जो है ये फर्स्ट हार्मोनिक है, यानी कि ओमेगा नॉट के लिए। 2 के किसके लिए? 2 ओमेगा नॉट के लिए। -2 किसके लिए? -2 ओमेगा नॉट के लिए, यानी कि E-j2 ओमेगा नॉट के लिए, टी के लिए। ठीक है ना, तो ये वो मल्टीपल्स हैं इसके। तो एक किस्म का ये फ्रीक्वेंसी की इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है ना कि कौन सा फोरियर सीरीज कोफिशिएंट किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब आपने क्या किया, के ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई कर दिया इस एक्सिस के साथ, तो आप बकायदा इधर यही चीजें आ गई। जब आप के ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विच इज ओमेगा नॉट दिस, 0 इंटू ओमेगा नॉट 0, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट, ये के थे ना 1 -1, ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ओमेगा नॉट के साथ, ओमेगा 2
माइनस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 2, ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 3, ठीक है। तो बेसिकली जब मैंने इसको एक्सेस को चेंज किया था तो ये अब मेरा पूरा जो ग्राफ बन गया, ये बन ही विद रिस्पेक्ट टू रेडियन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी वाला बन गया। और ये इन्फॉर्मेशन क्या है कि पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड कितना है, ये सेकंड हार्मोनिक का कितना है, थर्ड हार्मोनिक का कितना है, ठीक है ना। तो आपको समझ आ रही बात कि ओमेगा नॉट जब चेंज मैं के ओमेगा नॉट बना रहा हूँ तो बेसिकली मैं हार्मोनिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ मैंने गलत कर दी है, ये 2 ओमेगा 2 नहीं बनेगा, ये 2 ओमेगा नॉट बनेगा और ये 3 ओमेगा नॉट बनेगा। और इसी तरह ये -2 ओमेगा नॉट और ये -2 ओमेगा नॉट और ये -3 ओमेगा नॉट बनेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब इमेजिन करें ओमेगा नॉट आपके पास 1 रेडियन पर सेकंड आ गया, तो इसका मतलब है कि 1 रेडियन पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी के ऊपर बता रहा है, ये 2 रेडियन के बता रहा है, 3 रेडियन के बता रहा है। वैसे रेडियन पर सेकंड पॉजिटिव भी होता है, वो हम बाद में बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स सिग्नल का स्पेक्ट्रम कैसा आता है, वो अभी छोड़ दें। तो कहने का मकसद ये है कि ये काम हो रहा है। अब आप इमेजिन करें कि आपने टी इंक्रीज कर दिया तो ओमेगा नॉट क्या होगा, ओमेगा नॉट डिक्रीज हो जाएगा। और ये वाला ओमेगा क्या हो जाएगा, के ओमेगा नॉट, ये भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, लेट से आपके जो और आपने ओमेगा की वैल्यू तो चेंज नहीं की ना, आपने तो सिर्फ के ओमेगा नॉट के चेंज किया है। इसका मतलब ओमेगा का एक्सेस जो ओरिजिनल एक्सेस है, अगर आपका टाइम का एक्सेस ये हो, आप कहें जी ये 0, ये +1 और ये +2, ठीक है ना। और आप कोई और चीज़ चेंज कर दें, यानी कि आप जो प्लॉटिंग वाली चीज़ है, पहले आपकी प्लॉटिंग की सैंपल इधर आ रहे हो, इधर आ रहे हो, इधर आ रहे हो, और फिर अचानक से आप कहें नहीं ये जो 1 वाला सैंपल है ये 0.5 पर आना चाहिए और 2 वाला सैंपल 1 पर आना चाहिए, यानी कंप्रेशन करें। ये इसी तरह हुआ है। आपने देखें क्या किया कि ओमेगा नॉट को स्केल कर दिया के से। जब इंडिपेंडेंट एक्सिस स्केलिंग होती है तो सिग्नल क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, ठीक है ना। ये आपने के ओमेगा नॉट करके बेसिकली आपने सिग्नल जो इंडिपेंडेंट एक्सिस को मल्टीप्लाई किया। जब आप इंडिपेंडेंट एक्सिस को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी स्केल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इसी तरीके से जैसे आपके पास ये सिग्नल कंप्रेस होगा। और यही हमने देखा था कि जब हमने ओमेगा नॉट हमने जब ये सिग्नल बनाया था 4T1 के लिए, तो एक वर्जन आया था 8T1 के लिए कंप्रेस हुआ, 16T1 के लिए मजीद कंप्रेस हुआ, और उसका एनवेलप जो कंप्रेस होके हमारे पास एनवेलप जो बनना शुरू हो गया, वो ओरिजिनल वो काफ़ी ज़्यादा एनवेलप जो है वो सिग्नल के मुताबिक बनना शुरू हो गया, जो कि टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे बनेगा। तो इस तरीके से हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि बेसिकली जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल रहा है वो ओमेगा के एक्सेस से हो रहा है। अच्छा, तो फिर ये एनवेलप है, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको जो फाइनल एनवेलप बनता है जब आप टी बहुत ज़्यादा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर देते हैं, तो आपके पास जो एनवेलप बन रहा है ये बता रहा है, ये एक्सेस ओमेगा का है ना, और ओमेगा पे क्या है, रेडियन पर सेकंड, तो ये 0 है, ठीक है ना। अब वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा आप कैसे इसको लेकर चलते हैं, ठीक है ना। फिर आपके पास लेट से यहीं करीब 1 आ जाती है रेडियन पर सेकंड, ये आपको बाद में पता चलेगा ये जीरो क्रॉसिंग वगैरह कहाँ आ रही है, वो फंक्शन जब बनेगा, क्योंकि आपके पास जो फॉर्म आएगी ना फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो फंक्शन होगा इसी फ्रीक्वेंसी का, ओमेगा का होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कितने एम्पलीट्यूड पर। ये बात अभी आप कह सकते हैं कि आपको ये पता चल गया कि हाँ ये वाला जो एक्सेस है ये बेसिकली टाइम एक्सेस, अब ये ओमेगा को रेडियन पर सेकंड को बता रहा है, और जिसके एम्पलीट्यूड है वो बता रहे हैं किस फ्रीक्वेंसी का कितना बीच में अमल दखल है। और अब आपको ये भी समझ आ गई होगी कि क्योंकि देखिए पीरियोडिक सिग्नल का तो फोरियर सीरीज अलग-अलग स्पेसिंग के साथ आते हैं, जबकि ए पीरियोडिक सिग्नल के क्या आते हैं, बिल्कुल एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल आता है। इसका मतलब ये है कि जो ए पीरियोडिक सिग्नल होता है उसमें तकरीबन तमाम फ्रीक्वेंसीज का कुछ ना कुछ अमल दखल होता है। हर ए पीरियोडिक के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन ये जो ए पीरियोडिक है इसके बारे में हम कह सकते हैं, ठीक है ना। वो हम देखेंगे कि क्या क्या एक्चुअल सिचुएशन बनती है, लेकिन ज़्यादातर ए पीरियोडिक सिग्नल में तकरीबन हर फ्रीक्वेंसी का कुछ ना कुछ अमल दखल होगा। अभी भी कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी हैं जिसका कोई अमल दखल नहीं है। फॉर एग्जांपल ये 0 है, ओमेगा इस पॉइंट पर 0 होने का मतलब कि ये जो ओमेगा है ना, इसका कोई अमल दखल नहीं है इसकी कंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना। और ये इसी तरह ये वाला, ये तो एक्चुअली सेम ही हार्मोनिक्स हैं, ये जो भी फ्रीक्वेंसी है ये दूसरी फ्रीक्वेंसी है जिसका कोई रोल नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारी जीरो क्रॉसिंग्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो सारी होगी ना फॉर्म, ये तो इंट्यूशन हो गई, फिजिकल फिनोमेना हो गया, या आपको दिखा के कर दिया, इंट्यूशन आपको मिल गई, अच्छा ठीक है। जब हम टी को इंक्रीज करेंगे तो आपके पास पीरियोडिक सिग्नल ए पीरियोडिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और उसका जो फोरियर सीरीज थी, बेसिकली फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट थे, वो एक किस्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। फिजिकली बात समझ आती है। मैथमेटिक्स में हमें तो इस तरह की फॉर्म चाहिए कि हम डायरेक्ट एक्स ऑफ टी जो ए पीरियोडिक को
वो उसका सिग्नल जैसे भी डिफाइंड हो, मैथमेटिक्स में डिफाइंड हो, जैसे भी हो, हम वो एक इक्वेशन में इनपुट करें और वो हमें बता दे कि क्या फॉर्म है, कि हमें जनरल चाहिए। हम ऐसा हर सिग्नल के लिए अगर करते फिरें कि अच्छा ये सिग्नल है, इसका पीरियोडिक वर्जन बनाओ, उसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट बनाओ, और उसके बाद दोबारा जो है ना उस टी को अप्रोच कराओ इन्फिनिटी पे और ये काम करो, तो हम क्यों ना एक जनरल फॉर्म इन्हीं स्टेप्स को जेहन में रखते हुए, जो हमने ये काम किया इन्हीं स्टेप्स को जेहन में रखते हुए एक जनरल फॉर्म ना बना क्यों ना बना लें, ठीक है ना, और उसको हम आगे यूज करते रहें। अब यही जो इन्फॉर्मेशन हमने सारी सीखी है, इसको जेहन में रखते हुए हम एक ए पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक जनरल ए पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिक्स कोशिश करेंगे, लेकिन हम सहारा ले रहे हैं थोड़ा फिजिकल, जो हमने विजुअल ग्राफिक्स हैं उनका ज़रा देखना चाह रहे हैं हम। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये सिग्नल है, ठीक है, और ये ए पीरियोडिक सिग्नल है क्योंकि ये ऐसा पैटर्न दोबारा रिपीट हो ही नहीं रहा इस पूरी लाइन में, ठीक है ना। और हम ये कह देते हैं कि दिस इज -t1 और ये +t1 है, जो सी जगह पर ये नॉन जीरो है, ठीक है। तो दिस इज योर सिग्नल x ऑफ t, ठीक हो गया। अब हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बनाना है। अभी फिलहाल हम उसी पैटर्न में चलते हैं जो हमने सीखा है। अभी हमने क्या सीखा था कि अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल हो, उसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट प्लॉट करें, या उसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट पहले कह रहे थे प्लॉट करें, अब हम कहेंगे फार्मूला ले लें, ठीक है। बात तो एक ही है ना, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट जो प्लॉट किया है वो भी किसी फार्मूले से आया था ना, ठीक है। तो अब क्या करें कि हम एक पीरियोडिक सिग्नल लें, उसको हम उसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालें, उस फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के अंदर वो चेंजेस करें, के ओमेगा वाली, के ओमेगा नॉट वाली, ठीक है ना, और इसको स्ट्रेच कर दें, उसके जो पीरियोडिक सिग्नल है उसको स्ट्रेच कर दें टाइम अप टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम पहले, अब है तो सिग्नल हमारे पास ये, तो हम एक काम करते हैं कि इसका एक पीरियोडिक वर्जन बनाते हैं। तो वो पीरियोडिक वर्जन बनाना बड़ा आसान काम है। हम इसको किसी इस तरीके से इसमें पेस्ट कर देते हैं, एक नया सिग्नल बनाते हैं, इसको हम पेस्ट कर देते हैं विद एवरी टाइम पीरियड टी। हमने आर्बिट्रेरी कोई टाइम पीरियड ले लिया, ठीक है ना। तो ये तो -t1 और t1 रहा। अब हमें ये एटलीस्ट पता है कि ये जो t है ये हमेशा ऑब्वियसली उन जगहों से ग्रेटर होगा जहां पर ये सिग्नल नॉन जीरो है, ठीक है। अच्छा, असल में एक और लफ्ज भी यूज होता है यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म जब सिग्नल्स के लेते हैं, तो कहा जाता है कि सिग्नल्स जो है फाइनाइट ड्यूरेशन के होते हैं, जो ए पीरियोडिक सिग्नल होते हैं, यानी कि वो ऐसे होते हैं कि वो आप फाइनाइट ड्यूरेशन का मतलब ये है कि कहीं न कहीं जगह पर, ऐसी जगह पर आप डिफाइन कर सकेंगे कि वैल्यूज हैं और उसके बाद वो जीरो हो जाएंगे सिग्नल। तो देखें t1 और -t1 के आउटसाइड ये सिग्नल जीरो हो गया x ऑफ t, जिसका आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना, ठीक है। देन ये -t, इसी तरीके से आप ऑब्वियसली अगर ये पीरियोडिक आप वर्जन में क्रिएट कर रहे हैं तो -2t और 2t होगा, ठीक है ना। लेट अस कॉल दिस सिग्नल एज x ऑफ हैट t, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ आना शुरू होगी कि जिस तरह हमने ये काम किया था कि जो हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल था उससे फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकाला था, अब हम ये मेथड, हालांकि ये इस सिग्नल का एक पीरियोडिक वर्जन टाइप चीज है, अब इसका जब हम करेंगे तो जब हम इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकाल कर उस फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट में टी को स्ट्रेच करेंगे अप टू इन्फिनिटी, तो हमें ये वाला वर्जन मिल जाएगा और उस फोरियर सीरीज का फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म में। तो मैथमेटिक्स में देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। तो पहले मैं कह देता हूँ दिस इज ओवर -t/2 एंड दिस इज t/2, दिस इज वेरी ऑब्वियस, ठीक है। अच्छा, अब एक्स हैट ऑफ टी का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट लिखें, तो वो तो आपको पता है कि एक्स हैट ऑफ टी की फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, पहले वो लिखते हैं। वो होती है सिग्मा के इक्वल टू -∞ प्लस इन्फिनिटी, सही है। ए के जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट आएंगे एक्सपोनेंशियल जे के ओमेगा नॉट टी, और ए केस कैसे आते हैं, वो आपके पास आते हैं 1/t इंटीग्रल ऑफ -t/2 टू +t/2 एक्स ऑफ टी ई माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। अभी फिलहाल हम एक्स टिल्डा, सॉरी ये हैट नहीं टिल्डा है, एक्स टिल्डा ऑफ टी कहते हैं। तो इस तरीके से आप ये अगर पीरियोडिक सिग्नल होता तो आप इसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक होगी बात। अब आगे चलते हैं जो हमने बाकी चेंजेस करनी है। मैं ऊपर वाले सिग्नल को मिटाता हूँ। अब ये ज़हन में रखिएगा कि एक्स टिल्डा ऑफ टी ये और एक्स ऑफ टी ओरिजिनल आपके पास ये है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक्स टिल्डा ऑफ टी की फोरियर सीरीज तो निकाल ली है, अब जो चेंजेस करनी है जिससे एक्स टिल्डा ऑफ टी एक्स ऑफ टी में हो जाता है, वही मैथमेटिकल चेंजेस यहाँ पर करें और एक्स ऑफ, और हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला आ जाए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो आपके पास एक्स टिल्डा ऑफ टी थी, ठीक है ना, जो कि पीरियोडिक सीरीज थी, जो कि हमने एक्स ऑफ टी जो ए पीरियोडिक सीरीज थी उसका एक पीरियोडिक वर्जन बनाया था, उसकी फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट, सॉरी फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आ गई और ये फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट आ गई। यहाँ पर ना दो तीन चीज़ें
जो है जहन में रखने की, 3 बेसिकली। एक तो ये एस्टेरिक, एस्टेरिक सिर्फ मैंने इसलिए लगाया कि ये आगे आगे क्वेश्चन यूज़ होनी है, मुझे नहीं पता कि बोर्ड पे शायद मैं मिटा दूँ, लेकिन ये बस एक रिमाइंडर के तौर पर लगाया। ना मिटाई तो बड़ी अच्छी बात होगी, यहीं से हम देख लेंगे, वरना आप बस जहन में रख लेंगे ये फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन थी, कोई नई चीज़ नहीं, आपने देखी हुई पहले। दूसरी चीज़, ये -t/2 से t/2 ये फोरियर सीरीज आप लेती वन फोरियर सीरीज कोफिशिएंट 1 टाइम पीरियड में लेते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको जहन में ये रहना चाहिए कि आपने जिस तरह -t/2 और t/2 डिफाइन किए तो हैं, लेकिन आपका जो ओरिजिनल सिग्नल है वो इसी के दरमियान के अंदर है। तो -t/2 से t/2 तक के बाहर आपका वैसे भी जो x ऑफ t है, ओरिजिनल x ऑफ t है, वो 0 है, जिस तरह x tilde ऑफ t जो है ना सिर्फ इधर तक लिमिटेड है, ठीक है ना। वैसे ये तीसरा पॉइंट हमें फर्दर आगे मूव करने में मदद दे रहा है, और वो ये बात कर रहा है कि देखें, अगर आप गौर करें तो अगर आप सिर्फ अपने x tilde ऑफ t को लिमिट करते हैं, जो कि पीरियोडिक सिग्नल है, आप सिर्फ लिमिट करते हैं -t/2 और t/2 के दरमियान, तो इसका मतलब ये है कि ये x tilde ऑफ t की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है जो हम यहाँ पुट करते हैं, वो x ऑफ t के बराबर ही है -t/2 और t/2 के टाइम पीरियड में, तो ठीक है ना। तो हम आराम से जो x tilde ऑफ t है ये कह सकते हैं कि ये x ऑफ t है, इस फार्मूले में अगर आप पुट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं ब्लू से लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने चेंज किया, तो आप x tilde ऑफ t की बजाय आप x ऑफ t भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो इसमें कोई मजाका नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ मैं करने लगा हूँ, इसको ज़रा आपने गौर से देखना है। अच्छा, अब ये जो हमने फॉर्म बना ली है, जो अब यहाँ पर लग रहा है ए पीरियोडिक सिग्नल है, लेकिन ऑब्वियसली वो ए पीरियोडिक सिग्नल इस ड्यूरेशन में पीरियोडिक सिग्नल जैसे ही नज़र आ रहा है, दोनों की शेप सेम है। अगर आप, यानी कि आपको पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है, और ये उसका ए पीरियोडिक वर्जन है, तो अगर आप दोनों को इस टाइम में लिमिट कर देते हैं तो दोनों की मैथमेटिकल इक्वेशन भी सेम आएगी और फिजिकल अपीयरेंस भी सेम है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप नेक्स्ट देखें, आपका जो एक्स ऑफ टी है, ठीक है ना, अब आप ये कह सकते हैं कि एक्स ऑफ टी आपका आउटसाइड -t/2 t/2 0 है, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन में को चेंज कर लें 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम -infinity टू +infinity e - j k ओमेगा नॉट t dt, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखें, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो एक्स ऑफ टी की इंटीग्रेशन आप -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के दरमियान में करें, वही आंसर आ जाएगा, -t/2 t/2 के दरमियान आएगा, क्योंकि इसके बाहर भी ये 0 था वैसे ही, और आपने पहले इसको लिमिट ही इसके अंदर किया हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से वो एक बात आने लगी जो कि हमने कल यूज़ की हुई थी। देखें, अगर ये मैं 1/t दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम t/ak एंड दिस होल विल बिकम व्हाट। अब इस चीज़ को हम डिफाइन करने लगे, ये वो एनवेलप बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस एनवेलप में एक कमी है, और वो कमी ये है कि उस एनवेलप में आपने यहाँ पर ओमेगा लिखा हुआ था, के ओमेगा नॉट। एनवेलप में दो काम किए थे, एक तो t/ak को प्लॉट किया था विद रिस्पेक्ट टू के ओमेगा नॉट। तो ये जो चीज़ है हम इसको कहते हैं नई फॉर्म, और इसको अभी आपको पता चलेगा, हम कहेंगे कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की क्वेश्चन आ गई बस, लेकिन अभी तो 3 चीज़ें और हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म की क्वेश्चन या फोरियर ट्रांसफॉर्म बन गया एक्स जे ओमेगा होता है t/ak के इक्वल, वेयर ओमेगा इज हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद के ओमेगा नॉट, या के ओमेगा नॉट हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद ओमेगा नॉट ओमेगा जे ओमेगा टी डी टी। तो ये दो चेंजेस किए हमने, ठीक है। इनको मैं रेड में कर देता हूँ। एक तो हमने खैर वो दूसरी चेंज तो नज़र नहीं आएगी आपको, एक चेंज ही नज़र आएगी क्योंकि वो तो t/ak का हमने कर लिया, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि ये जो आपकी चीज़ है ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है, वो एनवेलप है, ठीक है ना। अभी एक दो कमियां हैं इसमें, खैर इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन आगे जाके हम देखते हैं क्या इशू आ रहा है इससे। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया ना फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब हम बैक ट्रैक करते हैं इस इक्वेशन को, और हम देखते हैं, जिस तरह देखें हम क्या करते थे, ए के निकालते थे और ए के इधर पुट करते थे, तो हमारे पास फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आती थी। अब जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म इस चीज़ को कह दिया है, तो ओरिजिनल जो आपका पीरियोडिक सिग्नल है, ए पीरियोडिक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, वो कैसे रिकवर होगा इससे, वो भी तो आना चाहिए हमें, ठीक है ना। अगर हम एक्स ऑफ टी कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो वो इसको यूज़ करते हुए कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहला काम, इसका बिल्कुल बैक स्टेप है, आपने इस पूरे को क्या कह दिया, एक्स ऑफ जे ओमेगा, सिंपली यहाँ पर एक्स ऑफ जे ओमेगा पुट करें, ठीक है। अच्छा, मुझे मिटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो ऊपर डायरेक्ट आ गया, ठीक है। और अब आपको पता चल गया कि आपके पास ए के क्या है, वो 1/t एक्स ऑफ जे ओमेगा,
तो अब आप इसको इस इक्वेशन में पुट करें जो नया ए के आया, ठीक है। मैं जगह कम है, इसको पीछे ले जाता हूँ। और ये याद रखें कि ये अभी भी एक्स हैट ऑफ टी की इक्वेशन है, ठीक है। समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1/t एक्स ऑफ जे ओमेगा, ये एक्स कैपिटल है, ठीक है, एक्स ऑफ जे ओमेगा, ये हो गया। फर्दर देखिए समेशन सिर्फ के पर अप्लाई हो रही है, इस ओमेगा में के है अभी, ठीक है ना, तो हम इसको बाहर नहीं लेके जा सकते। एक्स हैट ऑफ टी 1/t समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स ऑफ जे ओमेगा ई जे के ओमेगा नॉट टी। वैसे भी आपको ये भी ज़हन में आ रहा होगा, इस के ओमेगा नॉट को भी आप क्या कर देना चाहिए, ओमेगा कर देना चाहिए, लेकिन हम एक स्टेप के लिए अभी इसको नहीं करते, उसकी बात करेंगे। अच्छा यहाँ पर, अच्छा ये एक्स ऑफ जे ओमेगा मैं थोड़ा सा भूल गया इस पे कि ये देखें एक्स ऑफ जे ओमेगा, इसका मतलब इसको लिखने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन आई है ये आपने फंक्शन ऑफ जे ओमेगा वैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ पे, हम ओमेगा के हिसाब से देखते हैं, जे ओमेगा आपने साथ इमेजिनरी एक्सेस मल्टीप्लाई कर दिए, कोई खास इसमें ज़्यादा फर्क नहीं हमें देखने में मिलेगा, ठीक है। वो हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो इंशाल्लाह वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम सिर्फ डेरिवेशन पे अपना फोकस रखते हैं। अब बस ये चीज़ आ गई, इसके अंदर आप टी क्या होता है, ओमेगा नॉट होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, और टी क्या होगा 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, वो आप यहाँ पुट करें। जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 पाई यहाँ आ जाएगा और डिवाइड बाई ओमेगा नॉट कहाँ चला जाएगा, इधर ऊपर चला जाएगा। इस ओमेगा नॉट को मैं इधर लिखने की बजाय यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ओमेगा नॉट और ओमेगा जो के से रिलेटेड होते हैं ना, तो बेसिकली मैं इसको फिलहाल यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन कोई अभी आपको अगली स्टेप में इंशाल्लाह समझ हो जाएगा क्यों मैंने इधर इसको लिखा। अच्छा ये तो लेकिन एक्स टिल्डा ऑफ टी की रिप्रेजेंटेशन है और हमें चाहिए एक्स ऑफ टी, ठीक है, हमें तो इसका जो ए पीरियोडिक वर्जन है वो चाहिए। ए पीरियोडिक को चेंज करने, ए पीरियोडिक में चेंज करने के लिए हमने क्या किया था, टी को अप्रोच कराया था इन्फिनिटी। पीरियोडिक को हमने ए पीरियोडिक में करने के लिए टी को अप्रोच कराया था इन्फिनिटी। तो जब आप टी को अप्रोच कराएंगे इन्फिनिटी तो इसमें 2-3 चेंजेस आएंगी। सबसे पहली जो चेंज आएगी वो ये आएगी कि ओमेगा नॉट विल अप्रोच नॉट जीरो, एक्चुअली डी ओमेगा, देखें टी हमने कहा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बल्कि सॉरी ओमेगा नॉट विल नॉट अप्रोच डी, ओमेगा नॉट विल अप्रोच जीरो, लेकिन ओमेगा नॉट का मतलब ये है कि देखें टी पूरा तो इन्फिनिटी नहीं कर रहे ना, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कह रहे हैं, तो डी ओमेगा का मतलब होता है स्मॉल फ्रैक्शन, बिल्कुल स्मॉल, ठीक है ना। डी ओमेगा मैथमेटिकली बिल्कुल स्मॉल फ्रैक्शन को कहते हैं, ठीक है। तो ओमेगा नॉट विल बिकम डी ओमेगा, ठीक है, ओमेगा नॉट अप्रोच विच इज ऑलमोस्ट जीरो। डी ओमेगा बड़ी छोटी चीज होती है, लेकिन ऑब्वियसली मैथमेटिकल टूल के हिसाब से अभी देखें कि क्या होता है जिसकी वजह से हम डी ओमेगा रख रहे हैं, जीरो नहीं कह रहे। नेक्स्ट आप जो चीज देखेंगे कि इस ओमेगा नॉट का फर्क एक और जगह पर आएगा, के पर, क्योंकि आप अगर ओमेगा कह रहे हैं ना, यहाँ पर ओमेगा का फैक्टर है, तो के आपके पास ओमेगा बाई ओमेगा नॉट का फैक्टर है। तो जब आप इस तरह की सिचुएशंस करते हैं ना, जिसमें आप एक चीज को कम करते हैं दूसरे को ज्यादा करते हैं, तो ज़्यादातर आपके जो समेशन ऑपरेशन है वो भी चेंज हो जाते हैं इनटू इंटीग्रेशन ऑपरेशन। तो बेसिकली ये जो डी ओमेगा आ रहा है ना, ये के और ओमेगा नॉट इन दोनों का जो इफेक्ट है मिलाकर ये इंटीग्रेशन में चेंज हो रहा है और ये डी ओमेगा में चेंज हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि ओमेगा नॉट पहले डी ओमेगा में चेंज हो रहा है फिर ये हो रहा है, नहीं, ये इन दोनों का इफेक्ट है जो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैथमेटिशियन इस बारे में ज़्यादा जानते होंगे। तो हमने क्या कहा कि टी को आपने अप्रोच कराना है इन्फिनिटी, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स टिल्डा ऑफ टी क्या होगा, एक्स ऑफ टी बन जाएगा, ये तो बात समझ आ गई। दूसरा 1/2 पाई समेशन चेंज हो जाएगी इंटीग्रेशन में, अब देखें हमने के ओमेगा नॉट को ओमेगा में रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो आपके पास एक्स ऑफ टी ए पीरियोडिक सिग्नल की ये सिंथेसिस इक्वेशन अभी मैं ये लिख भी देता हूँ, और ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो इंटीग्रेशन जा रही है ओमेगा की जा रही है अब, ठीक है ना, के ख़त्म होगी बात, ओमेगा की इंटीग्रेशन जा रही है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये निकलता है, और अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म को आप यहाँ पुट करके उसकी इंटीग्रेशन लेते हैं ओवर डी ओमेगा,
तो आपके पास वो पीरियोडिक ए पीरियोडिक सिग्नल दोबारा उसकी फॉर्म रिकवर हो जाती है। जिस तरह ये था ना, ए के आप निकालते थे वो एक्स टिल्ड ऑफ टी में पुट करते थे फोरियर सीरीज में, और आप एक्स ऑफ टी बना सकते थे, ठीक है ना। तो यही चीज़ आई है। अच्छा, अब थोड़े से इसके, अब ये हमारी डेरिवेशन तो हो गई है, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट और रह गया डेरिवेशन में, वो अभी नहीं है, आगे जाके आएगा आज ही के लेक्चर में, लेकिन आगे जाकर आएगा। छोटी सी इसमें चीज़ ये है कि थोड़ी सी नेमिंग रह गई है। देखिए, इसको आप कहेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर इंटीग्रल, फोरियर इंटीग्रल, ठीक है। अच्छा, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप ये इसी तरह जिस तरह लेप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं कहते थे आप लोग, शायद आपने, क्योंकि लेप्लास ट्रांसफॉर्म लोगों ने सुना होता है, आप लोग नेटवर्क एनालिसिस वगैरह में सुनते हैं, तो इसलिए मैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, एक 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 डोमेन से दूसरी डोमेन में लेकर जाता है। इसी तरीके से फोरियर ट्रांसफॉर्म टी डोमेन से टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेकर आता है, ठीक है ना। तो आप अक्सर देखेंगे कि ऐसे लिखा होता है एफ एक्स ऑफ टी, जिस तरह आप लेप्लास का एक वो देते हैं ना, लेप्लास एक्स ऑफ टी, इसी तरह एफ एक्स ऑफ टी आप देखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म अक्सर लोगों ने इस तरह से इंडिकेट किया होता है। हम आगे जाके ये नोटेशन भी यूज करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, फर्दर क्या है इसमें, ये जो इक्वेशन है रेड वाली, दिस इज कॉल्ड योर सिंथेसिस इक्वेशन। नाउ सिंथेसिस, जो वो फोरियर सीरीज थी ना, फोरियर सीरीज वाली, फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, सिंथेसिस का मतलब ये है कि एक्स ऑफ जे ओमेगा यहाँ पर डालेंगे, ये एक्स ऑफ टी को बना रहा है, ठीक है। तो सिंथेसिस भी ये बनाने को कहते हैं ना, तो ये सिंथेसिस इक्वेशन है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि, और एक और चीज कि इस दोनों कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर, ठीक है ना, ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक्स ऑफ टी गिवन है तो आप उसका एक वो फोरियर ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं, जो कि इन्वेलप अब नहीं कहना चाहिए, वो फंक्शन ही आएगा, लेकिन वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, मोस्टली कॉन्टिन्यूस होगा। हम देखेंगे कब वो डिसकॉन्टिन्यूस तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन डिस्क्रीट कब होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ होगी। दूसरा फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर, और अगर आपके पास ये हो तो आप उससे अपना सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो इसको सिंथेसिस इक्वेशन। लेकिन ये सिग्नल ऑब्वियसली इन केस कि अगर आपके पास ए पीरियोडिक था तो ये भी ए पीरियोडिक आएगा, ठीक है ना। वो आगे जाकर हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि किस सिचुएशन पर सिग्नल ए पीरियोडिक वापस आता है, किस सिचुएशन पर पीरियोडिक आता है, ठीक है। तो ये सिंथेसिस इक्वेशन आपकी वही रोल एक्चुअली ए पीरियोडिक सिग्नल के लिए प्ले कर रही है जो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन अपने पीरियोडिक सिग्नल के लिए प्ले कर रही थी, ठीक है ना। पीरियोडिक सिग्नल आप फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, वो सिग्मा वाली फॉर्म को आप मतलब सारे कंपोनेंट्स कोएफिशिएंट्स ऐड करते, मल्टीप्लाई करते थे फंडामेंटल के साथ और ऐड करते थे, तो क्या होता था, एक्स ऑफ टी पीरियोडिक बन जाता था। अब सिंथेसिस इक्वेशन भी यही काम कर रही है ए पीरियोडिक के लिए, ठीक है ना। तो ये उस चीज़ में सिमिलर है, ठीक है। अच्छा, कल मैं ये बात कर रहा था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है, बल्कि यूं कहते हैं कि फोरियर सीरीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन कर सकती है और ए पीरियोडिक की नहीं कर सकती है, जबकि फोरियर ट्रांसफॉर्म ए पीरियोडिक की तो करता ही करता है। आई हम इस कॉन्सेप्ट पर इसलिए थे, लेकिन पीरियोडिक सिग्नल का भी रिप्रेजेंटेशन फोरियर ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक इसमें बात ये करते हैं कि अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, तो क्या फोरियर सीरीज कोफिशिएंट पीरियोडिक सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म से निकाले जा सकते हैं, या ये कह लें कि शॉर्टकट तरीका है कि अगर आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म पड़ा हुआ है तो बेसिकली अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म देखेंगे ना ए पीरियोडिक सिग्नल का, तो वो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली है ये फोरियर सीरीज ही, ठीक है ना। लेकिन वो कैसे होगा वो हम बाद में आगे एग्जाम्पल्स आएंगी तो उस पर जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल मैथमेटिक्स देख लेते हैं कि कैसे अगर आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन हो, एक्स ऑफ जे ओमेगा गिवन हो, जिस तरह यहाँ पर गिवन है तो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स ऑफ जे ओमेगा गिवन हो, तो पीरियोडिक सिग्नल के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं। देखें, आपने कहा था कि ये जो एक्स ऑफ जे ओमेगा था ये कैसे बनाया था, टी ए के, और एक और काम किया था कि इसके अंदर जो ओमेगा था, के ओमेगा नॉट को रिप्लेस कर दिया था किससे, ओमेगा से। ये दो चीजें की थी। अब आप कहेंगे कि अगर आपने ए के निकालने हैं तो ये इसका रिवर्स है, ए के 1/t एक्स ऑफ जे ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स के ओमेगा नॉट, ठीक है। ये वैसे तो आपको नजर आ रहा होगा जैसे मैंने कहा उसी तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, इसको ऐसा पढ़ा जाएगा कि 1/t टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा सैम्पल्ड एट स्पेसिफिक ओमेगा नॉट्स, ठीक है ना। अच्छा, इसमें इसमें और इसमें क्या फर्क है, ठीक है। देखें,
आपका जो पीरियोडिक सिग्नल होगा उसकी कोई ना कोई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, और ए पीरियोडिक सिग्नल की आपकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ओमेगा नॉट जीरो होता है, और वो हमने इसी तरीके से निकाला, टी अप्रोच इन्फिनिटी कराया, ओमेगा नॉट अप्रोच जीरो कराया, तो ये क्वेश्चन आई हैं। लेकिन जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे ना इसका, तो आपको जब पीरियोडिक का निकालेंगे आपको कॉन्टिन्यूस टाइप फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा, ठीक है ना, उसकी वेव कॉन्टिन्यूस एक्स ऑफ जे ओमेगा जो है, जब ओमेगा के रिस्पेक्ट प्लॉट करेंगे कॉन्टिन्यूस आएगी। लेकिन जब आप एक्स ऑफ जे ओमेगा एक पीरियोडिक सिग्नल की करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यूं डिस्क्रीट चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। और ये बेसिकली अगर आप इस पर इन्वेलप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आप अगर उस इन्वेलप के सैंपल्स ले लें, ये जो ओमेगा को टू के ओमेगा नॉट कर रहे हैं ना, ये हम स्पेसिफिक सैंपल्स ले रहे हैं उस इन्वेलप के जो एक्स ऑफ जे ओमेगा देगा फॉर पीरियोडिक सिग्नल। बेसिकली हम पीरियोडिक को पहले इसमें हम रिवर्स काम कर रहे हैं, पीरियोडिक सिग्नल को ए पीरियोडिक में कन्वर्ट करके उसका एक पीरियड लेकर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल कर और उसके बाद इसको डिस्क्रिटाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये पता है कि जो पीरियोडिक सिग्नल है उसमें तो सिर्फ आपकी फंडामेंटल के ओमेगा नॉट्स ही होती है ना, मेगा नॉट होती है, 2 मेगा नॉट होती है, 3 मेगा नॉट होती है, बाकी मेगास तो रोल प्ले ही नहीं करती उसमें, ठीक है ना। तो इसीलिए पीरियोडिक सिग्नल का आप फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आराम से निकाल सकते हैं अगर आपके पास ए पीरियोडिक उसके ए पीरियोडिक वर्जन का फोरियर ट्रांसफॉर्म बनाओ, ठीक है। तो ये कैसी डुअलिटी आ गई है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये पीरियोडिक सिग्नल है, आपने क्या किया, इसको ए पीरियोडिक में कन्वर्ट किया, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, और आप इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कैसे निकाले, इस फोरियर ट्रांसफॉर्म को 1/t करके और सिर्फ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर एम्पलीट्यूड देखकर, ठीक है ना। तो ये अगर आपको अभी बात नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिलहाल आपको इवन अगर आपको डेरिवेशन नहीं समझ आई और सिर्फ आपको ये इक्वेशन हो तो आप जो एग्जांपल मैंने कल करानी है वो तब भी आप कर लेंगे, ठीक है ना। होपफुली मुझे है कि आपको ये समझ आई होंगी चीज़ें कि इक्वेशन तक हम कैसे पहुँचे। लेकिन मैथमेटिक्स अगर इक्वेशन तक पहुँचने की नहीं भी समझ आई, हमें मेन कंसर्न है ये इक्वेशन हमने यूज़ करनी है, हमने खुद फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालने हैं अपने ए पीरियोडिक सिग्नल का मेन कंसर्न हमारा उसके साथ है, ठीक है। लास्ट एक चीज़ देखते हैं कि जिस तरह फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में हमने कहा था ना कि एक ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सिग्नल्स की फोरियर सीरीज निकाली जा सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ सिग्नल्स होते हैं जिनकी फोरियर सीरीज कोफिशिएंट नहीं आते, उसका हमने टॉपिक का नाम दिया था कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज, ठीक है। और शायद अभी इससे याद ना आया, दूसरी चीज़ हमने कही थी कि इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जिनका नाम हमने रखा था ड्रिशलेट कंडीशंस। इधर भी कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म का कुछ मामला है कि बहुत ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सिग्नल है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ सिग्नल्स होते हैं जो फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकलता, उसमें भी तकरीबन सेम डिरिचलेट कंडीशंस हैं, मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पर, सेम डिरिचलेट कंडीशंस हैं जो कि अगर आपका सिग्नल फॉलो करता है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला जाएगा, और अगर नहीं करता तो नहीं निकाला जाएगा। डिरिचलेट कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए वैसे, लेकिन हमें अप्लाई नहीं करनी पड़ेंगी अपने कोर्स के दौरान, क्योंकि हमारे जितने भी सिग्नल्स हैं वो डिरिचलेट कंडीशंस को फॉलो करते होंगे और उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलता होगा। फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो आती होगी, ठीक है ना, लेकिन आपको डिरिचलेट कंडीशंस पता होनी चाहिए। वैसे मैंने पहले की बताई हुई, सिर्फ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि फ़र्क है क्या उन दोनों में। तो ये हमारी डिरिचलेट कंडीशंस हैं। वैसे तो 3 फ़र्क हैं, लेकिन इस स्लाइड पर आपको एक ही फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है, और वो मैंने रेड से कर दिया। 2 फ़र्क बिल्ट इन है इसके अंदर, इनहेरेंटली हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमने फोरियर सीरीज़ की कन्वर्जेंस की थी उसकी डिरिचलेट कंडीशंस सिर्फ और सिर्फ ऑब्वियसली पीरियोडिक सिग्नल पर लागू होती हैं, और ये जो है वो दोनों पर, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्योंकि दोनों की होती है, तो ये नहीं आप कह सकते कि सिर्फ ए पीरियोडिक पर आपने लागू करनी, नहीं, पीरियोडिक ए पीरियोडिक दोनों पर ये होती हैं। एक तो ये फ़र्क आ गया। दूसरा फ़र्क जो आएगा, वहाँ पर बात हमेशा हो रही थी एक टाइम इंटरवल की, और वो भी इम्प्लाइड है क्योंकि वहाँ पर पीरियोडिक सिग्नल थे आपके पास, तो एक टाइम इंटरवल की सारी बातें हो रही थी, ठीक है ना। तो आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये तीसरा जो फ़र्क मैं बता रहा था एक्चुअली वो उसी की वजह से आ गया कि ये सारी कंडीशन एक टाइम पीरियड के अंदर की बात होती थी फोरियर सीरीज़ की, और अब बस कह दिए कि पूरे सिग्नल में, ऑब्वियसली ये सिग्नल आपका हो गई फाइनाइट खुद ही, ठीक है ना। तो जो तीसरा फ़र्क आया वो इम्प्लाइड फ़र्क आया कि ऑब्वियसली वहाँ पर आपके पास जो इंटरवल, क्योंकि एक इंटरवल में थे तो आपको कहते एक्स ऑफ टी मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल इनसाइड एन इंटरवल, तो वहाँ पर जो इंटीग्रेशन आ रही थी वो सिर्फ एक टाइम पीरियड की आ रही थी, और अब क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड है ही नहीं तो पूरे सिग्नल को कह रहे कि वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में उसका जो एब्सोल्यूट एरिया अंडर द कर्व है ना उसके आता है वो लेस एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। वो हमने एक सिग्नल देखा था उस फॉर्म का जिसका एरिया इन्फिनिटी आ सकता है। दूसरी कंडीशन एग्जैक्टली वही है इनवर्ड, ठीक है ना, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, सिवाय ये बात कि विद इन एनी फाइनाइट इंटरवल, यानी कि आप बहुत बड़ा इंटरवल ना लें, छोटा बेशक एक ले लें, लेकिन
मतलब कोई ऐसा इंटरवल नहीं आना चाहिए जिसके अंदर मैक्सिमाज और मिनिमा जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हो, ठीक है ना। अगर मैक्सिमम मिनिमा ज़्यादा हो रहे हैं तो वो किसी लंबे इंटरवल में हो रहे हो, कोई एक छोटा पोर्शन आप ना फाइंड कर सकें जिसके अंदर जिसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम बहुत ज़्यादा हो रहे हो। बंदा जब ये कंडीशन पड़ता है ना, बंदा रिवर्स सोचता है, कहता है कि अच्छा इसका मतलब ये होगा कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी फाइनाइट इंटरवल लूँ और उसमें अगर मैक्सिमम और मिनिमम ज़्यादा नहीं आ रहे ना, तो इसका मतलब है कि मेरा सिग्नल ठीक है। नहीं, आपने सिर्फ स्कैन करके पूरा सिग्नल ये फाइंड करना है कि कोई ऐसा फाइनाइट इंटरवल तो नहीं है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है ना। अब वो क्या लिमिट होती है इसको वैसे हमने ये कंडीशन देखनी भी नहीं है, छोड़ दें जाए, बल्कि सब ही नहीं देखनी वैसे तो, लेकिन अब पता होना चाहिए। और थर्ड जो है कि उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज, डीसी, डिसकॉन्टिन्यूटीज विद इन एनी फाइनाइट इंटरवल, ये भी पहले भी था, अब भी यही है, ठीक है। और जो इसके आगे मैं बोर्ड पे पॉइंट लिख नहीं सका, ये सी का पॉइंट है कि फर्दर मोर दोज डिसकॉन्टिन्यूटीज मस्ट ऑल्सो बी फाइनाइट इन नंबर, ठीक है ना। फाइनाइट यानी कि वो डिसकॉन्टिन्यूटी कोई बहुत इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी ना, एकदम से पता नहीं प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी जंप लगा रहे हो आप, एक तो ये काम ना हो, और दूसरा अगर इस तरह की तो नहीं, नॉर्मल डिसकॉन्टिन्यूटीज हैं भी कि अगर आपके जंप स्क्वायर वेव के इस तरह के आ रहे हैं तो वो भी काउंट आप कर सकते हो, ये ना हो कि अनकाउंटेबल आ रहे हो, ठीक है, जिस तरह हमने एक एग्जांपल देखी भी थी वहाँ पर, ठीक है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। तो होपफुली आज आपको चीज़ें समझ लगी, कल हम एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है ना। आज का लेक्चर मैं उम्मीद है कि आपको पूरा पूरा समझ आया होगा, लेकिन इसमें मेन जो समरी अगर देख ली जाए ना, तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर, एक्स ऑफ जे ओमेगा की इक्वेशन और एक्स ऑफ टी, ठीक है ना। और ये कल हमने यूज़ करनी है, अगर आपको वो इक्वेशंस बस आप ज़बानी भी याद कर लें तो कल के लिए आपका काम वैसे चल जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपको ऑब्वियसली इसकी मैथमेटिक्स वगैरह के लिए तो आपको वो देखना पड़ेगा पूरा सीन, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।